हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग के लिए फिर से आ चुके हैं एक बार लेके सीएमआर 2017 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सीएमआर 2017 का इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज चैप्टर वाइज कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4। इससे क्या होगा कि आप लोग का एक बार तो सीक्वेंस में सारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा और ये 2 से 3 पीडी मतलब क्लास में हमको लग रहा है कि सारा हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कंप्लीट होने के बाद एक मैराथन किया जाएगा। मैराथन में क्या होगा कि मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए 100+ क्वेश्चन लाने का, और जिसमें मैं टोटल सीएमआर एक बार में कवर अप करूंगा। उसके बाद बाकी जो भी सिलेबस है आपका एसएससीएल का -1000 का एग्जाम का, वो सब एक एक करके हम लोग फिर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एनी प्लेस इन अ माइन टू विच एनी पर्सन हैव लॉफुल एक्सेस। माइंस का कोई भी जगह जहाँ पे कोई भी पर्सन लॉफुल एक्सेस हो सकता है, मतलब कि इजाजत से जा सकता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उस जगह को आप लोगों को सबको पता है, वर्किंग प्लेस। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्किंग प्लेस। दूसरा है, एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइंस फॉर ऑब्टेनिंग कोल। ठीक है, कोई भी एक्सकवेशन किया जाए, एक्सकवेशन मतलब होता है निकालना एक तरह से। ठीक है, एक्सकवेशन किया जाए किस लिए? ठीक है, माइन से कोयला को निकालने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग है, रनिंग माइन है, प्रोड्यूसिंग माइन है, या फिर वर्किंग प्लेस है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग। अगर हम लोग कोई भी एक्सकवेशन कर रहे हैं माइन से कोयला निकालने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग विच हैज़ बीन अबंडेंट विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि अगर काम को बंद कर दिया गया है और फ्यूचर में वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसयूज वर्किंग, डिसकंटिन्यू वर्किंग, अनयूज वर्किंग, या फिर अबंडेंट वर्किंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज है विच हैज़ बीन अबंडेंट। ठीक है, एंड नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, उसको हम लोग बोलते हैं अबंडेंट वर्किंग। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप लोग कि इन फ्यूचर काम नहीं होगा, तो मे बी हो सकता है डिसयूज़ हो, डिसकंटिन्यू हो, लेकिन बहुत किसी को पता है, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अबंडेंट वर्किंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डिसयूज़ वर्किंग। ठीक है, डिसयूज़। ठीक है, याद रखिएगा टर्म जो-जो यूज़ हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ अबंडेंट यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या यूज़ हो रहा है? डिसयूज़ वर्किंग। ठीक है, डिसयूज़ वर्किंग का डेफिनिशन क्या बोल रहा है? डिसयूज़ वर्किंग मीन्स a mine working where work has been temporarily stopped but which is dash and include unused working। ठीक है, देखिए वह डिसयूज वर्किंग का बोल रहा है कि माइन में ऐसा वर्किंग जहाँ पे टेम्पररली स्टॉप है, मतलब कि कुछ समय के लिए स्टॉप है काम। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली वहाँ काम बंद हो गया है, टेम्पररली स्टॉप है, बट विच इज क्या होना चाहिए बताइए? इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है कि आप वहाँ पे कभी नहीं जा सके। दूसरा होता है एक्सेसिबल, कि हाँ आप वहाँ जा सकते हैं और जो भी काम है वो कर सकते हैं। तीसरा होता है डिसकंटिन्यू वर्किंग, विच इज डिसकंटिन्यू, या फिर चौथा है आपका स्टॉप वर्किंग, कि वहाँ का काम स्टॉप हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेसिबल। ठीक है, जो भी आपका डिसयूज वर्किंग होता है माइंस में, उसको टेम्परली बंद किया जाता है, और साथ ही साथ उसमें एक्सेसिबल और इंक्लूड अनयूज वर्किंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी मतलब बीच में से कोई टर्म गायब कर देगा और बोलेगा कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत किसी को डिसयूज वर्किंग का डिफिनेशन याद होगा, लेकिन ये सब टर्म जो होता है बीच बीच में, ये सब गायब कर देता है वैसा एग्जामिनर। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? गूफ इन रिलेशन टू बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल वर्किंग मीन्स अ प्लेस फ्रॉम विच। गुफ किसको बोलते हैं सिंपल सा भाषा में? क्या बोल रहा है? कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट स्टिल अ वर्किंग प्लेस। वहाँ से कोयला निकाल दिया गया है बट वो स्टिल एक वर्किंग प्लेस है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है सपोर्ट हैज़ बीन विड्रॉल, वहाँ का जो भी सपोर्ट है वो सपोर्ट को निकाल दिया गया है। तीसरा बोल रहा है कि कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, जो कोयला है वो निकाल गया है। ठीक है, निकाला गया है वहाँ से, बट इट इज़ नॉट अ वर्किंग प्लेस, वहाँ वर्किंग नहीं होता है, और वहाँ पे नो वन हैज़ लॉफुल एक्सेस, और वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। और अगला वो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है नो वन हैज़ लॉफुल एक्सेस, कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो देखिए गूफ का मतलब होता है, आप लोगों को सबको पता ही है कि माइंस में जो भी खाली जगह जहाँ काम मतलब काम करने के बाद जो भी खाली जगह बचता है उसी को गूफ बोलते हैं, और उसके बाद वहाँ पे कोई भी वर्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट इट इज़ नॉट वर्किंग प्लेस एंड नो वन हैज़ लॉफुल एक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन के साथ समझाते भी चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था कि सर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है किसी रीज़न से। ठीक है, तो वो लोग भी समझते चलें कि हाँ क्वेश्चन में आखिर पूछ रहा क्या रहा है या फिर बोल क्या रहा है। ठीक है, अब आते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है द मूविंग फ्रंट। ठीक है, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और इन बाय एंड ऑफ गैलरी रोडवे और ड्रिफ्ट इज कॉल्ड। ठीक है, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्क प्लेस। ठीक है, आइदर वो इन बाय एंड इन गैलरी या रोडवेज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है आपका फेस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लॉफुल वर्किंग, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्किंग प्लेस, या चौथा ऑप्शन है आपका एक्सेसिबल वर्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का फेस। ठीक है, फेस ही होता है, एक मूविंग फ्रंट होता है
मतलब कि जाने वाला रास्ता होता है, मतलब फेस तक, मतलब एक तरह से क्या जहाँ काम चलता है, एक तरह से वर्किंग प्लेस है। देखिए यहाँ पे फेस का मतलब सिंपल सा क्या होता है, वर्किंग प्लेस होता है, ठीक है। और वो कहाँ होता है, इन बाय एंड ऑफ गैलरी या फिर रोडवेज, ठीक है। तो वही बोल रहा है। तो फेस का डिफिनेशन आप लोग को पता है कि फेस इज अ मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और इन बाय एंड ऑफ गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, मैनेजर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017। इसका आंसर आप लोग सबको पता है। ए है नहीं, बी नहीं, सी हाँ, और डी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। CMR के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैनेजर का अपॉइंटमेंट किस में होता है, रेगुलेशन नंबर 27 में। आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि एक्ट में मैनेजर का अपॉइंटमेंट किस में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर किसको कहा जाता है, असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है अ पर्सन विथ मैनेजर सर्टिफिकेट, ऐसा पर्सन जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड इन रिटेन बाय ओनर एजेंट और मैनेजर टू असिस्ट द मैनेजर इन डैश ऑफ द माइन और अ पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो आपको बताना है कि असिस्टेंट मैनेजर वैसे पर्सन होते हैं, आप लोगों को सबको डिफिनेशन पता है, लेकिन आपको बताना है कि वो असिस्ट करते हैं मैनेजर को किन किन कामों, ठीक है। पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट में, कि असिस्टेंट मैनेजर जो होंगे वो आपका मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, कंट्रोल में, सुपरविजन और डायरेक्शन में, कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोगों को सबको पता है कि हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो भी आपके असिस्टेंट मैनेजर होंगे वो मैनेजर के सारे कामों में हेल्प करेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट काम हो, कंट्रोल हो, या फिर सुपरविजन एंड डायरेक्शन हो। अगला आता है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट वन। इसमें से आप लोग को बताना है कि इनकरेक्ट क्या है। लिखा हुआ है ओवरमैन इज अ पर्सन विद ओवरमैन सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या ओवरमैन वैसे पर्सन को कहते हैं जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होता है। अगला ऑप्शन है ओवरमैन इज अ पर्सन विद मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय मैनेजर इन रिटर्न टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल इन अ माइन इन कैपेसिटी सुपीरियर टू सरदार, ठीक है। ओवरमैन वैसे पर्सन होते हैं जिनके पास ओवरमैन तथा ओवरमैन और तथा माइनिंग सरदार मैनेजर सर्टिफिकेट होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है मैनेजर के द्वारा, और उनका काम होता है सुपरविजन और कंट्रोल का माइंस के लिए, और वो सुपीरियर होते हैं, मतलब सीनियर होते हैं सरदार का। अगला ऑप्शन है आपका ओवरमैन इज अपॉइंटेड इन ओपन कास्ट माइन ऑल्सो, ओपन कास्ट माइन में भी अपॉइंटमेंट किया जाता है ओवरमैन का। तो आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है, ठीक है, या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखिए इसमें आपका एक ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखिए आपका ओवरमैन के पास तो ओवरमैन सर्टिफिकेट होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास क्या क्या होता है, मैनेजर सर्टिफिकेट होता है, प्लस सरदार सर्टिफिकेट होता है। कोई जरूरी नहीं है लेकिन ये है, लेकिन इसीलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, कि ओवरमैन के पास सिर्फ ओवरमैन सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ साथ मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट भी होता है, और वो सुपीरियर होता है सरदार का। ये सही है, ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। जबकि आप लोग को लगेगा कि हाँ इसमें गलत क्या है सर, ओवरमैन के पास तो ओवरमैन सर्टिफिकेट होता है, लेकिन साथ ही साथ और मैनेजर सर्टिफिकेट भी होता है उसके पास, और सरदार सर्टिफिकेट मतलब जीटी भी होता है। तो वो सब बाकी डॉक्यूमेंट जो होता है वो सब मेंशन नहीं है उसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू अपॉइंटेड एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ये तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सबको पता है आप लोग को। कमेंट कीजिएगा 2-3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग का भी रिवीजन हो जाए और मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग एक्टिव है क्लास में, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन का मिनिमम एज कितना होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, मिनिमम एज पूछ रहा है, ठीक है, मिनिमम एज। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन सब में से इनकरेक्ट नंबर कौन सा है, मतलब इनकरेक्ट क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर एनी वर्क बाय द मैनेजर। कोई भी पर्सन को कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब अपॉइंट जो करता है वो कौन करता है, मैनेजर करता है, ठीक है। और किस लिए करता है, तो कोई काम को करवाने के लिए, ठीक है। अगला दिया हुआ है ऑन ऑफिशियल इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय ओनर एजेंट मैनेजर टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सुपरविजन इन अ माइन। जो भी आपके ओनर एजेंट एंड मैनेजर होते हैं माइंस में, ठीक है, उनका ड्यूटीज होता है कि वो सुपरविजन करें, मतलब कि जो भी आपका माइंस में देख रेख वाला काम होता है वो सब काम करते हैं आपके ओनर एजेंट और मैनेजर। आगे है आपका प्रिंसिपल ऑफिशियल। प्रिंसिपल ऑफिशियल मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल ऑफिशियल इज द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल ऑफ माइन डिसिप्लिन और ड्यूटी इन द माइन, ठीक है। ओवरमैन इज अ पर्सन हु होल्ड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओवरमैन इज अ पर्सन हु होल्ड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। साथ ही साथ और भी डॉक्यूमेंट होता है तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सब एकदम सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। इसमें से कौन सा आपको कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, ठीक है। देखिए
अटेंडेंट ऑफ ए मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है, जो भी आपका अटेंडेंट होता है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, हाँ होते हैं। सपोर्ट मैन, एक्सप्लोसिव कैरियर, सोवल ऑपरेटर, ये कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, हाँ ये भी होते हैं। अगला है आपका अटेंडेंस क्लर्क कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, तो इसका आंसर होगा कि हाँ ये भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो पूछ रहा है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें से नन, ठीक है। आपका एग्जाम्पल क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, तो ये सब कॉम्पिटेंट पर्सन एग्जाम्पल नहीं है, नन, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि कॉम्पिटेंट पर्सन का आपको पूछ रहा है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन कौन नहीं है, और ये सब आंसर क्या दिया हुआ है कि ये सब कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि नन, इनमें से कोई नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मशीनरी, जिसको डिफाइन किया गया है सीएमआर 2017 में। आपका पहला ऑप्शन है बॉयलर, बॉयलर को डिफाइन किया गया मशीनरी में, हाँ किया तो गया है। दूसरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, ये भी है। विंच, ये भी है। आपका इसका भी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। आपका 13 नंबर में पूछ रहा है कौन सा मशीनरी को डिफाइन नहीं किया है, तो इसमें से सारा मशीनरी को डिफाइन है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। आप लोग को देखिए एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे दे सकता है, आप लोग देखिएगा कि नॉट मशीनरी, आप लोगों को लगा कि हाँ ये मशीनरी के बारे में पूछ रहा है, आप लोग बॉयलर मार के आ जाइएगा या फिर कुछ भी मार सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट HEMM, आपका HEMM कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग सबको मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे भी जानना है कि ये आंसर किसको किसको पता है कि इसमें से कौन HEMM नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे इसका आंसर आप लोग को बताना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि इसमें से HEMM कौन नहीं है। आप लोग को HEMM का डिफिनेशन पता है, ठीक है। अगर 50 mm से बड़ा कोई होल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या किसमें मानते हैं कि वो मशीन HEMM में आता है, ठीक है, ये आप लोग को सबको पता है। और हैंड हेल्ड ड्रिल आपका HEMM में नहीं आता है, ये भी आप लोग को पता ही होगा, लेकिन आप लोग को इसमें से बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा HEMM नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डस्ट इंचार्ज इज, ठीक है, आपका जो डस्ट इंचार्ज होते हैं माइंस में वो कौन होते हैं। डस्ट इंचार्ज क्या कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं, या नन ऑफ दिस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल, डस्ट इंचार्ज जो होते हैं वो एक ऑफिशियल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत कुछ इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन ही या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ भी डाल के आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि डस्ट इंचार्ज जो होते हैं वो एक ऑफिशियल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल, इनमें से कौन ऑफिशियल नहीं है। लैंप रूम इंचार्ज, मैगजीन क्लर्क, सुपर सर्वेयर, या फिर A एंड B, या फिर C। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैंप रूम इंचार्ज एंड मैगजीन क्लर्क जो होते हैं ये आपके ऑफिशियल नहीं होते हैं, बाकी सर्वेयर जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट ऑफ लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन टूल मटेरियल एंड ट्रांसमिट सिग्नल एट टॉप ऑफ अ शाफ्ट इज नोन एज, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोग सबको पता है कि कौन होता है, बैंक्समैन होता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर लोअरिंग एंड रेजिंग पूछा है तब बैंक्समैन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर रेजिंग एंड लोअरिंग पूछा है, रेजिंग एंड लोअरिंग, तो फिर इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑन सेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला पूछ रहा है जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स जनरल एटमोस्फेयर इन अ कोल सिम बट इट डज नॉट इंक्लूड द एटमोस्फेयर इन, ठीक है। आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर जो है मतलब जनरल एटमोस्फेयर है आपका कोल सिम का, उसमें इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो क्या आपका रूफ कैविटी इंक्लूड नहीं होता है, या फिर सील ऑफ एरिया, या फिर एनी बोर होल जिसको ड्रिल किया गया है एडजेसेंट स्टार्टा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ B and C। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखिए सील ऑफ एरिया और आपका एनी बोरहोल किया गया है कोल मतलब कोयला में, ठीक है। तो ये दोनों आपके जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं काउंट होते हैं, ठीक है। तो आंसर मतलब एक तरह से रूफ कैविटी जो है वो सिर्फ आते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि डज नॉट पूछा है, ठीक है। अगला पूछा है मिनिमम एज अपीयरिंग इन गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन, गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन में मिनिमम एज क्या होता है। देखिए आप लोग बोलिएगा कि सर गेस्ट टेस्टिंग के बारे में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है उसमें एक चीज मेंशन था कि कोई भी एग्जाम को आपका मिनिमम एज, अगर कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को घुमाएगा, ठीक है। पूछेगा कि गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम एज क्या होता है, तो आपको बताना है 20 ईयर, जो कि आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए आप अपेयर होने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 20 साल होता है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन द चेयरमैन shall hold the office for a period of a dash year the date of appointment until his successor is appointed whichever is later, ठीक है।
बोल रहा है कि बोर्ड में जो भी आपके बोर्ड के मेंबर होते हैं, चेयरमैन को छोड़ के, ठीक है, चेयरमैन को छोड़ के बाकी सब आपके जो भी ऑफिस को होल्ड करते हैं, मतलब कि ज्वाइनिंग करते हैं, तो वो कितने साल के लिए वो रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 साल, 3 ईयर्स, ठीक है। कोई भी चेयरमैन को छोड़ के जो भी आपके अदर मेंबर होते हैं वो आपके 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर आपके जब तक उनके सक्सेसर नहीं आते हैं, सक्सेसर का मतलब कि उनके रिप्लेसमेंट कह सकते हैं एक तरह से, उनके रिप्लेसमेंट में कोई नहीं आते हैं, आ जाते हैं, तब तक भी वो अपना ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, बस वही पूछा है, ठीक है। अगला है आपका 21 नंबर, बाय लॉ फॉर कंडक्ट ऑफ माइन मैनेजर एग्जामिनेशन आर अप्रूव बाय, ठीक है। माइन मैनेजर एग्जाम को अप्रूव मतलब कि माइन मैनेजर एग्जाम को करवाने के लिए अप्रूव अप्रूव कौन करता है, ठीक है। तो आपका सीआईएम, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, या फिर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, बोर्ड ऑफ डीजीएमएस। देखिए ये एक तरह से बोर्ड ऑफ डीजीएमएस ही है, ठीक है। तो डीजीएमएस बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 21 का डी, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो है यही आपके कंडक्ट करवाते हैं माइन मैनेजर के एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर में, हाउ मेनी ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अपियरिंग इन सेकंड क्लास मैनेजर एग्जामिनेशन इफ द कैंडिडेट हैज नाइदर डिग्री नॉट डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। देखिए इसमें आप लोग को पता है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ना ही डिग्री है या डिप्लोमा है माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो उस केस में उसको सेकंड क्लास मैनेजर का एग्जामिनेशन के लिए कितने साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा, 1 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो याद रखिएगा इस, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना और उसके पास कुछ भी मतलब नहीं हो, तो हमेशा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होगा वही आंसर होगा, एक तरह से मतलब जैसे 5 मैक्सिमम है तो 5 साल, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 ही आएगा ऑप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि 6 साल 7 साल पूछे, लेकिन वो सब नहीं होगा, तो आप लोग को याद रखना है कि 5 साल। अगर इस केस में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, तब 5 साल, ठीक है। अगर रहता तो, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगर रहता तो, अगर किसी कैंडिडेट के पास माइनिंग या डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहता, माइनिंग या डिप्लोमा का माइनिंग इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट रहता, तो उस केस में उसको कितना साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए सेकंड क्लास मैनेजर का एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका मुझे आंसर कमेंट में चाहिए आप लोग से। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर, पूछा है, अ नॉन डिग्री डिप्लोमा होल्डर शुड हैव अ मिनिमम डैश ईयर एक्सपीरियंस फॉर अपियरिंग इन अ सेकंड क्लास इन अ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मैनेजर एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली। नॉन डिग्री डिप्लोमा बोल रहे हैं, ठीक है। नॉन डिग्री डिप्लोमा में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर उसके पास डिग्री भी नहीं है और डिप्लोमा भी नहीं है, तो उस केस में फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर से एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए 6 साल या 5 साल, जो भी मैक्सिमम आंसर हुआ, जो कि 6 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम उसको चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट सेल बी द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ मैनेजर ऑफ अ माइन। माइन के मैनेजर बनने के लिए आपका कम से कम आयु सीमा कितनी होना चाहिए, कितना कम से कम एज होना चाहिए, 20 साल, 21 साल, 23 साल या 25 साल। 20 साल मत मारिएगा, 20 साल एग्जामिनेशन का है, ठीक है। 20 साल किसका है, एग्जामिनेशन का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 साल, ठीक है। 23 साल कम से कम मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होता है आपको कोई भी माइंस का मैनेजर बनने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है, नो पर्सन shall be appointed for examination of a particular certificate beyond dash number of attempt after from the closing of date of the commission from the, ये तो आप लोग को याद ही हो जाएगा कि आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, आप लोग मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को सबको पता है, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन। याद करने के लिए गाइस, ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि 7 बार आप लोग को मौका मिलेगा, ठीक है, 7 बार आप लोग को मौका मिलेगा कि कोई भी एग्जामिनेशन में आप लोग अपियर हो सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए 7 बार हो गया। अब आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में 26 नंबर क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड एज ए चीफ इंस्पेक्टर। कोई भी पर्सन को चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा अनलेस ही होल्ड डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर विच रेगुलेशन। किस रेगुलेशन में इस बात, मतलब ये बात कहा गया है कि कोई पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, क्या वो रेगुलेशन 7 में है, 8 में है, 11 में है, 12 में है, यही पूछ रहा है आप लोग से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन नंबर 11, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 11 में ये चीज़ मेंशन है कि कोई भी पर्सन को चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं हो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, जो कि अप्रूव हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the holder of overman certificate, ठीक है, mining सरदार certificate, engine driver certificate, gas station certificate is employed in a mine in a capacity which require the possession of the said candidate, he shall driver such candidate to whom, ठीक है, तो which require the possession, हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ओनर, ऑप्शन बी ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन सी मैनेजर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नो पर्सन सेल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी पर्सन को एडमिटेड मतलब कि नहीं लिया जाएगा एज अ कैंडिडेट ऑफ एनी एग्जामिनेशन फॉर एन इंजन ड्राइवर, ठीक है, सर्टिफिकेट अनलेस द बोर्ड सेटिस्फाइड दैट ही हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ वाइंडिंग इंजन और एज एन असिस्टेंट टू क्वालिफाई वाइंडिंग इंजन ड्राइवर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट कितना, तो सिंपल से इसमें यही पूछ रहा है कि अगर आप इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग का मिनिमम क्वालि मतलब मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ठीक है, आइदर आप वाइंडिंग इंजन चलाए हैं या फिर असिस्टेंट की तरह काम किए हैं वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का, तो मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें आप लोग को पता है आंसर कि 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 साल, ठीक है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा हुआ है, नो बिजनेस सेल बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग ऑफ अ बोर्ड अनलेस एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट, यही पूछ रहा है कि जब भी बोर्ड का मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग होता है, आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मीटिंग होता है, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए वो मीटिंग को कंक्लूड कराने के लिए, तो पहला ऑप्शन है 5, 6, 3 या 8, तो मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कितने हो जाएंगे आपके 3 मेंबर, ठीक है, ये आप लोग सबको पता होगा कि 3 मेंबर, लेकिन आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि मीटिंग में अगर 3 से कम मेंबर हो गए, ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग जो भी इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कंक्लूड होगा वो कितने दिनों के बाद होगा, ठीक है, कितने दिनों के बाद होगा, बस यही आप लोग का ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है। आते हैं अपना 30 नंबर क्वेश्चन में, इसमें टोटल हमको लग रहा है बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हम कोशिश किए थे कि जितना क्वेश्चन हो सके ला सके, तो हमको लग रहा है 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आप लोग के लिए पिक किए हैं। चलिए बढ़ते हैं वही क्वेश्चन पे, उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या है। कितना नंबर क्वेश्चन में थे हम लोग, हाँ ये वाला था ना, ये हो गया था। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है, नॉट लेस देन हाउ मेनी डेज क्लियर प्रायर नोटिस intimating the time and place of the proposed meeting and signed by the chairman or the secretary shall be given to each member which is not absent from India, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो भी बोर्ड मीटिंग होगा तो उसका आपका जो मतलब कि नोटिस होगा वो कितने दिन पहले भेजा जाएगा बोर्ड मेंबर को कि हाँ इस दिन मीटिंग होने वाला है तो आप लोग सबको प्रेजेंट होना है, तो वही टाइम पीरियड पूछ रहा है कि वो टाइम पीरियड क्या होगा, 7 दिन होगा, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 दिन, ठीक है, 10 दिन पहले आपको नोटिस भेजा जाएगा अगर वो इंडिया में है, इंडिया से एब्सेंट नहीं है तो, ठीक है। अगला आपका 31 नंबर क्या बोल रहा है, एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन चेयरमैन, ठीक है, अदर देन इट्स चेयरमैन शेल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ अनलेस व्हिच एवर इज लेटर, ठीक है, ये वही पूछ रहा है कि बोर्ड मेंबर का जो भी आपका बोर्ड का मीटिंग होता है तो चेयरमैन को छोड़ के बाकी बोर्ड मेंबर का टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको 31 का, ये होगा 3 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यू आर टू टेक practical experience in a below ground mines for appearing in manager examination, what should be the minimum monthly production of the mines का minimum monthly production क्या होगा, ठीक है, कि आपको एक तरह से यू शुड मतलब यार क्या हो गया, हाँ, यू आर टेक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बिलो ग्राउंड अपियर इन मैनेजर एग्जाम, ठीक है, तो उसमें आप मैनेजर एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपका जो माइंस होगा उसका मिनिमम मंथली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 1,000 टन, 2,000 टन, 3,000 टन या 5,000 टन, ठीक है, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर लिए हैं बिलो ग्राउंड माइंस में और अपियर हो रहे हैं माइन मैनेजर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, तो उस माइंस में जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने ली है तो उस माइंस का जो आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कम से कम 1,000 टन से मिनिमम मतलब 1,000 टन होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, यू आर टू गेट एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट माइन फॉर अपियरिंग इन मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड एग्जाम, व्हाट शुड बी द मिनिमम मंथली मटेरियल हैंडेड, ठीक है, मिनिमम मंथली मटेरियल हैंडेड क्या होगा, ये देखिए ये आपका आ गया ओपन कास्ट के केस में, ठीक है, और ये आपका अंडरग्राउंड के केस में है, ठीक है,
अंडरग्राउंड के केस में आपका जब भी बात होगा ना तो याद रखिएगा टन में बात होगा, ठीक है। और ओपन कास्ट के केस में जब भी बात होगा तो मीटर पर मिलियन मतलब मिलियन पर मीटर क्यूब के बात होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल मतलब जो भी आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए हैं ओपन कास्ट माइंस में मैनेजर सर्टिफिकेट की एग्जाम होने के लिए, तो उस माइंस का, ठीक है, मिनिमम मंथली मटेरियल हैंडेड कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 5,000, ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर सी 15,000 या ऑप्शन नंबर डी 20,000, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10,000। याद रखने का तरीका देखिए कैसे है। अगर अंडरग्राउंड का बात किया तो 1,000 याद रखिएगा। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे है तो थोड़ा समझिए कम अमाउंट में निकलता है। ओपन कास्ट है, खुला है, जहाँ चाहे वहां से निकालो तो थोड़ा ज्यादा वेस्ट मटेरियल तो 10,000, तो वही याद रखना है 1,000 10,000, ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से। अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 फॉर अपियरिंग इन ए स्टेचुरी एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी अ डेट नॉट मोर देन डैश पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कम से कम, जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो कम से कम कितने साल पुराना हो सकता है। 3 महीना पुराना हो सकता है, 6 महीना पुराना, या 1 साल, या फिर 2 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 साल, ठीक है। 1 साल का मतलब 1 साल बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस, अगर 1 साल का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगा, उससे पुराना है तो उसको एक्सपायरी माना जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि मेडिकल सर्टिफिकेट किससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर उससे पुराना है तो फिर आप नया मेडिकल मतलब सर्टिफिकेट फिर बनवाइए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपियरिंग इन अ सर्वेयर एग्जामिनेशन। सर्वेयर एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। आपसे पहले भी हम एक क्वेश्चन का एक तरह से पूछे थे, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी हम आपको एक क्वेश्चन का समझाए हुए हैं, तो आप लोग को इसका आंसर देना चाहिए खुद से कि सर्वेयर एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। कमेंट कीजिएगा इस, ठीक है। जो जो समझ गए हैं वो जरूर कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन विल बी। जो भी आपका चेयरमैन होते हैं माइनिंग चेयरमैन होते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, वो कौन होते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीफ इंस्पेक्टर। जो भी आपके चीफ इंस्पेक्टर होते हैं माइंस के, वही कहीं ना कहीं आपके चेयरमैन होते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनी अंडरग्राउंड माइंस जिसका एवरेज मंथली आउटपुट 5,000 टन हो, ठीक है, तो मैनेजर मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी। मैनेजर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा अगर एवरेज आउटपुट जो भी है आपका वो 5,000 टन से ज़्यादा है तो क्या मैनेजर के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा जो कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन होगा। दूसरा है सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन। तीसरा होगा आपका फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन ओनली, या फिर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो देखिए कभी भी मंथली आउटपुट अगर 5,000 टन से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में मैनेजर को कंपलसरी है कि उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो। लेकिन देखिए अगर एवरेज आउटपुट 5,000 से मिनिमम क्या बोल रहा है, एवरेज आउटपुट मिनिमम मंथली एवरेज मंथली आउटपुट क्वालिफिकेशन में, हाँ ठीक है। तो देखिए अगर 5,000 टन है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, क्योंकि उसमें देखिए डाटा आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन डाटा को कैसे घुमा के पूछेगा उसका कोई ये नहीं है। उसमें पूछ सकता है कि 5,000 से ज़्यादा होगा तब, कम होगा तब। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है और उसमें क्या क्या दिया हुआ है डाटा में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर आप लोग से एक क्वेश्चन हम भी इसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर बोले कि जो भी आपका अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज मंथली आउटपुट, ठीक है, एवरेज मंथली आउटपुट 5,000 टन दिया हुआ है ना, हम आपको बोल रहे हैं कि 2,500 टन है, ठीक है, 2,500 टन है, तो उस केस में, ठीक है, आप लोग का कितना होना चाहिए। 2,500 अगर टन है, ठीक है, 2,500 टन हो रहा है तो उस केस में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मैनेजर का, समझ गए आप लोग। इसका एक चीज और भी याद रखिएगा, 5,000 टन दिया तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि सर एग्जाम में जो भी हम लोग का बुक है या पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या कितना दिया हुआ था, 2,500 टन से ज्यादा दिया हुआ था या 2,500 टन से कम दिया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं 2,500 टन से ज्यादा है, उसी इसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। लेकिन अगर इन केस 2,500 टन ही है तब फिर उस मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे है क्वेश्चन नंबर 38, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर ऑफ अ माइन हैविंग बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड वर्किंग।
अगर अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग है तो मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड, या फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड, या फर्स्ट क्लास इफ कोल प्रोडक्शन एक्सीड 10,000 टन पर मंथ एज परमिटेड बाय CIM डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कोल, साइज ऑफ माइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आप लोग को बहुत इसको पता होगा रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया एक तरह से रुकावट, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब रुकावट होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब रुकावट नहीं, मतलब कि अनरेस्ट्रिक्टेड अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ओपन कास्ट के लिए भी एलिजिबल है, प्लस अंडरग्राउंड के लिए भी एलिजिबल है। अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो सिर्फ आप ओपन कास्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये भी समझ जाइएगा, जिसको नहीं पता होगा, ऐसे तो सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हम बता दिए। अगला है आपका चार्ज रिपोर्ट। ठीक है, चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर इज, आपका क्या होता है? रिटन बाय आउटगोइंग मैनेजर इन फॉर्म 7। चार्ज रिपोर्ट जो भी होगा, जैसे माइन में आप चार्ज लेते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो उस समय जो रिपोर्ट बनता है तो वो मैनेजर क्या करता है? रिटर्न करता है आउटगोइंग मैनेजर इन फॉर्म 7 साइन बाय बोथ आउटगोइंग एंड इनकमिंग मैनेजर। आउटगोइंग मैनेजर सेंड कॉपी टू RIM या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए जब भी कोई मैनेजर माइंस छोड़ता है, मतलब जैसे एक मैनेजर माइंस छोड़ा, दूसरा मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ, तो उस केस में जो पहला मैनेजर है वो क्या करेगा? रिटर्न आउटगोइंग जो होगा वो फॉर्म 7 में देगा। दूसरा क्या होगा कि दोनों मैनेजर जो आउट हुए और जो इन हुए वो दोनों साइन करेंगे उसको। और तीसरा है जो आउटगोइंग मैनेजर होगा, जो मतलब माइंस छोड़ के जाएगा, वो क्या करेगा? एक कॉपी उसका RIM को भेजेगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को वो भेजेगा। तो ये सारा हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑफ, जो भी आपका चार्ज रिपोर्ट होता है मैनेजर का, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ डेंजर एंड प्रिकॉशन टेकन, क्या क्या सोर्स है या डेंजर या फिर प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे वो सब। स्टेटस ऑफ SMP एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड एवैक्यूएशन प्लान। ऑप्शन नंबर सी है कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, SOP, स्टैंडिंग ऑर्डर, परमिशन, एग्जाम्पशन, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन नंबर डी है सेफ्टी वर्क अंडर एक्सक्यूशन एक्सीडेंट स्टेटिक्स, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। जो भी आपका चार्ज रिपोर्ट होता है ना, चार्ज रिपोर्ट के समय जो भी मैनेजर जाते समय अपना रिपोर्ट सेंड करता है, तो उसमें आपका क्या क्या चीज़ इंक्लूड है वो दिया हुआ है, तो ये सारा चीज़ उसमें इंक्लूड होता है चार्ज रिपोर्ट में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कि क्या क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 41 नंबर, अ माइन हैज़ अ मंथली आउटपुट। ठीक है, माइन में अगर मंथली आउटपुट 7,000 टन फ्रॉम डिग्री 1 गैसेस हिम, मंथली आउटपुट अगर 7,000 टन है डिग्री 1 गैसेस हिम में, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी ऑफिसर का पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर 7,000 टन से ज़्यादा है तो पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका सेफ्टी ऑफिसर होगा उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है आपका सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। थर्ड ऑप्शन है आपका VO, VO का मतलब हो गया वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर इज रिक्वायर इफ एवरेज आउटपुट एक्सीड 5,000 टन इन डिग्री 1 और 2,500 टन इन डिग्री 2 एंड 3 इन माइंस, या ऑप्शन नंबर डी डिग्री एंड डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है 7,000 टन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? डिग्री एंड डिप्लोमा इन माइनिंग माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, डिग्री एंड डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, आपके पास आइदर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? डिग्री 2 गैसी कोल माइन। ठीक है, जो भी आपका डिग्री 2 गैसी कोल माइन है उसका मंथली आउटपुट, ठीक है, मंथली एवरेज आउटपुट 14,000 टन है, तो आपका SO और VO का सेल बी होल्डर ऑफ, जो भी आपका सेफ्टी ऑफिसर और वेंटिलेशन ऑफिसर होंगे, ठीक है, उनके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है SO के पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर और VO के पास होना चाहिए वही फर्स्ट क्लास। ऑप्शन बी है SO के पास फर्स्ट क्लास और VO के पास सेकंड क्लास। ऑप्शन सी है SO के पास सेकंड क्लास एंड VO के पास सेकंड क्लास, या ऑप्शन डी SO के पास सेकंड क्लास और VO के पास फर्स्ट क्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर के पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और वेंटिलेशन ऑफिसर के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इन अंडरग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड माइंस में नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर सेल बी, आपका कितना असिस्टेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है अंडरग्राउंड माइंस में? आपका लिखा हुआ है नन फॉर एवरेज मंथली आउटपुट अप टू 7,000 टन। 7,000 टन तक अगर है, ठीक है, 7,000 टन तक है, मतलब 7,000 है या उससे कम है, तो उस केस में कोई भी असिस्टेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है
वन फॉर एवरेज मंथली आउटपुट मोर देन 7,000 से 10,000 टन। एक का जो रिक्वायरमेंट है, अगर मंथली आउटपुट आपका 7,000 से 10,000 के बीच में है तो आपका बोल रहा है अबव 10,000, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो वन एडिशनल एएम, एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर चाहिए फॉर एवरी 5,000 टन आउटपुट और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 10,000 टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ये जितना कह रहा है ये सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, इन केस ऑफ अ माइन कंसिस्टिंग गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जो भी आपका माइन है फर्स्ट डिग्री गैसी सीम का, हैविंग ऑन एवरेज आउटपुट लेस देन 15,000 टन, 15,000 टन से कम है अगर उसका आउटपुट, ठीक है, एवरेज आउटपुट, तब द डैश मे बी एन ऑर्डर इन रिटर्न एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन, कंबाइन द पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर डेट विच डेट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट अंडर रेगुलेशन। तो ये आपका बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री गैसी सिम है आपका जिसमें आपका एवरेज आउटपुट 15,000 टन से कम है। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या बोल रहा है कि डैश एंड डैश आपका ये करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका चीफ इंस्पेक्टर एंड रेगुलेशन नंबर 7। ये किसमें दिया हुआ है आपका, चीफ इंस्पेक्टर आपका ऑर्डर लिखेंगे या फिर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर या मैनेजर। तो पहला आपको बताना है कि 15,000 टन से ज़्यादा है तो आप इसको एलिमिनेट से कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि इस केस में कभी भी होगा तो आपका चीफ इंस्पेक्टर जो होंगे वही आपका ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं ये किस रेगुलेशन में आता है। ठीक है, आइदर 7 या 29। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, ये 7 नंबर रेगुलेशन में तो नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेशन नंबर 29। तो इस तरह से भी आप लोग अगर एक भी जानते हैं तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। या फिर किसी को अगर ये याद होगा कि जो भी चीज़ें दिया हुआ किस रेगुलेशन में 29 में, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर सेल बी, कितना असिस्टेंट मैनेजर का रिक्वायर है। लिखा हुआ है 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर इन ओपन कास्ट माइन। ठीक है, 30% है, एटलीस्ट वन इन अंडरग्राउंड माइंस इफ एवरेज आउटपुट एक्सीड 20,000 टन। अगर 20,000 टन से ज़्यादा आपका एवरेज आउटपुट है तो उस केस में आपका एक रिक्वायर है, नाइदर ए एंड बी, दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी, कि दोनों का दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें कि दोनों आपका रिक्वायर है। तो नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आपका 30% होना चाहिए, टोटल नंबर रिक्वायर इन ओपन कास्ट माइन, और आपका एटलीस्ट एक अंडरग्राउंड माइंस में होना चाहिए अगर एवरेज आउटपुट एक्सीड हो जा रहा है 20,000 टन से तो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि सर 20,000 टन से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा ऐसे रिक्वायर होता है, क्योंकि आप लोग पता है कि 10,000 से अगर ज़्यादा होगा, 10,000 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आप लोग का एक होता है अगर 15,000 होता है, ठीक है, या फिर 14,000 होता है तो उस केस में कितना होता है, 2 होता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कम से कम एक। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि सिर्फ एक ही होता है, कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो 20,000 के लिए कम से कम कितना होगा, तो पहला 10,000 के लिए आप लोग के पास हो जाएगा एक। ठीक है, अगला 5,000 के लिए और एक, और अगला 5,000 के लिए और एक, तो टोटल 3 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए इस केस में। समझ गया। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बोल रहा है इन अ डिग्री टू गैसी माइंस, अगर डिग्री टू गैसी माइंस है एज पर सीएमआर 10 इंचार्ज, जो भी 10 इंचार्ज है कैन ऑल्सो एक्ट सैंपल इंचार्ज इफ मंथली आउटपुट डज नॉट एक्सीड। ठीक है, किस केस में अगर डिग्री टू गैसी माइन है तो 10 इंचार्ज जो होंगे वो भी आपका एक तरह से सैंपल इंचार्ज का काम कर सकते हैं अगर उसका मंथली आउटपुट कितना कम है, मतलब कितना ज़्यादा नहीं है। तो आपका पहला बोल रहा है अगर 2500 एक्सीड नहीं कर पा रहा है, मतलब 2500 से कम है तो, या 5,000 से कम है, या फिर 6,000, या फिर 8,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5,000। अगर 5,000 से कम आपका एवरेज आउटपुट है तो उस केस में आपका 10 इंचार्ज भी एज अ सैम्पलिंग इंचार्ज एक्ट कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं उनका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ 10 इंचार्ज। ठीक है, 10 इंचार्ज का जो भी आपका अपॉइंटमेंट का नोटिस है वो सेंड होता है किस फॉर्म में, किस फॉर्म में उसको दिया जाता है, फॉर्म 2D 2E फॉर्म 5 या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, 10 इंचार्ज का इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज 10 इंचार्ज ऑफ डिग्री टू गैसी माइंस। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है आपका 10 इंचार्ज के लिए गैसी टू डिग्री माइंस में, तो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन सर्टिफिकेट। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10 इंचार्ज का अगर डिग्री टू गैसी माइंस है तो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा है मैनेजर मीन्स अ मैनेजर अपॉइंटेड अंडर विच रेगुलेशन, मैनेजर को किस रेगुलेशन के अंदर अपॉइंट किया जाता है। इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर। इन एडिशन ऑफ in addition to the engineer holding general charge of machinery on engineer holding a degree or diploma in electrical engineering shall be appointed to hold charge of on all electrical equipment if energy is used at more than 650 volt in a installed capacity of electronic equipment is above 1.0 MVA। ठीक है, इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज 1.5 अबव, या फिर ऑप्शन नंबर ए एंड सी, मतलब ये और ये, या फिर ऑप्शन नंबर ई, ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो भी अगर इस केस में आपका एडिशनल इंजीनियर कब अपॉइंट होता है, ठीक है, एडिशनल इंजीनियर कब अपॉइंट होता है, जब एनर्जी आपका माइंस में 650 वोल्ट से ज़्यादा हो और आपका इंस्टॉल कैपेसिटी 1.5 वोल्ट से ज़्यादा हो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को रन करने के लिए, तो उस केस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन ओपन कास्ट माइन। ठीक है, अगर ओपन कास्ट माइन है, वर्क बाय HEMM, अगर वहाँ HEMM चल रहा है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, it is required by regulation number 32 of CMR 2017 to appoint on electrical engineer holding degree or diploma or equivalent qualification exclusively to hold charge of electrical equipment if electrical energy exceed dash volt is used and install capacity of electrical equipment exceed dash MVA। तो ये आप लोग अभी हम मैंने ऊपर पढ़ाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 MVA और 650 वोल्ट। ठीक है, ये आप लोग को बताया था, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को कैसे एग्जाम में इतना लंबा करके घुमा के दे देगा, तो बस ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये सब लंबा लंबा क्वेश्चन है, खाली पढ़ना है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग सबका CMR ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, जिनका नहीं होगा वो भी इसमें से कंप्लीट करेंगे तो उनका हो जाएगा एग्जाम से पहले सारा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कवर अप हम कर ही लेंगे। ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चन का लेवल देख के भी मालूम चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बाकी सब मतलब एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, इन ओपन कास्ट माइन, ठीक है, वर्क बाय HEMM और इन एनी मैकेनाइज अंडरग्राउंड माइन इफ द टोटल हॉर्स पावर ऑफ ऑल मशीनरी एक्सीड डैश, अ पर्सन होल्ड अ डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग मशीनरी या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन शैल बी अपॉइंटेड टू होल्ड चार्ज ऑफ ऑल मैकेनिकल इक्विपमेंट इन एडिशनल टू द इंजीनियर होल्डिंग जनरल चार्ज ऑफ ऑल माइन मशीनरी। तो वही पूछ रहा है कि मशीनरी मतलब कि अगर आपका अंडरग्राउंड माइंस है, ठीक है, तो उस केस में टोटल HP की मशीनरी का कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीड होगा तो एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे जिसके पास ये सब क्वालिफिकेशन होगा। समझ गए, तो वही पूछ रहा है आपसे कि कितना हॉर्स पावर से ज़्यादा नहीं, मतलब एक्सीड होगा तब। पहला ऑप्शन है 1500 हॉर्स पावर से ज़्यादा होगा तब, दूसरा होगा 1000, तीसरा होगा 2000 और चौथा होगा आपका 2500। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर 1500 से ज़्यादा अगर आपका हॉर्स पावर है, ठीक है, टोटल हॉर्स पावर अगर मशीनरी को रन करने के लिए, तो उस केस में आपका एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होगा पर्सन। ठीक है, एडिशनल इंजीनियर रिक्वायर होगा अगर 1500 हॉर्स पावर से ज़्यादा में अगर मशीन रन हो रहा है तो। आपका अगला क्वेश्चन पूछा है 53 नंबर, नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, सॉरी अपॉइंटेड एज अ इंजीनियर ऑफ मोर देन वन माइन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ। ठीक है, कोई भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज ए इंजीनियर ऑफ एक से ज़्यादा माइन, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर है तो आप इस माइंस में भी है और इस माइंस में भी है, समझ गया। जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे इनमें से किन से, RIM CIM दोनों से या फिर ऑनर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CIM। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस आप परमिशन लीजिएगा, उसके बाद ही आप एज ए इंजीनियर अपॉइंट हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा माइंस में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट क्या होता है, एक्टिंग एज अ मैनेजर ऑफिशियल। कम से कम आपका मतलब अपर एज लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम एज लिमिट पूछ रहा है। मैक्सिमम एज लिमिट कितना होता है, देखिए 60 साल जो एज लिमिट आप लोग जानते हैं, ठीक है, वो किसका होता है, वो तो आपका मिनिमम होता है ना, कि इसमें आप लोग का रिटायरमेंट का एज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अपर एज लिमिट, तो मैक्सिमम एज लिमिट पूछ रहा है। तो आप लोग अगर हर साल अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर जमा करते रहिए कि हम लोग मेडिकल फिट हैं और एक साल काम कर सकते हैं, तो आप लोग का मैक्सिमम एज लिमिट कितना हो जाएगा, 70 साल तक। ठीक है, काम करने का मैक्सिमम एज लिमिट कितना होगा, 70 साल। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, व्हेन देयर इज अ
चेंज ऑफ मैनेजर, अगर मैनेजर चेंज हो रहा है किसी माइंस का, द आउटगोइंग मैनेजर सेल हैंड ओवर टू द इनकमिंग मैनेजर अ चार्ज रिपोर्ट इन डैश एंड इट सेल बी साइन बाय बोथ मैनेजर एंड कॉपी वाज सेंड टू। देखिए ये फॉर्म 7 में हो जाएगा और कॉपी जो होगा किसको भेजेंगे, आरआईएम को भेजेंगे। एक ही क्वेश्चन है वो, लेकिन पूछने का तरीका देखिए, 2 क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उससे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, सेफ्टी ऑफिसर इज टू बी अपॉइंटेड इन, ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कब किया जाएगा, एवरी मैकेनाइज ओपन कास्ट माइन में, जितना भी मैकेनाइज ओपन कास्ट माइन है उसमें हम लोग सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे। दूसरा बोल रहा है ओपन कास्ट माइन में इफ मंथली एवरेज मंथली मटेरियल हैंडेड एक्सीड 10,000 टन, अगर 10,000 टन से ज़्यादा अगर आपका मंथली मटेरियल हैंडेड है तो उस केस में आप लोग सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंट कीजिएगा। अगर 20,000 टन से ज़्यादा है तब, या फिर 50,000 टन से ज़्यादा है तब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर 20,000 टन से ज़्यादा आपका मंथली मतलब मंथली मटेरियल हैंडेड है तो फिर उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, अपॉइंट कीजिएगा एक सेफ्टी ऑफिसर को। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, ठीक है। देखिएगा इस 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हम आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। और ये आपका 1 से लेकर चैप्टर 4 तक है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कल कोशिश करेंगे कि 4 से 8 तक हो जाए, और या फिर 4 से लेकर 10 तक का कोशिश करेंगे, क्योंकि पीडीएफ बनाने में जो टाइम लगता है 4 से 10 तक, और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में जितना होगा बाकी सब कर लेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कल एक बार सारा आप लोग खुद से पढ़ लें, क्योंकि अगर क्लास करवाए तो आप लोग को आंसर पहले से पता हो, ठीक है। तो उससे आप लोग का रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, अ माइनिंग डिग्री होल्डर वाज अपॉइंटेड एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर इन अ डिग्री 2 गैसी सिम, ठीक है, गैसी माइंस, एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ द माइन में बी। बोल रहा है कि माइनिंग डिग्री होल्डर, एक माइनिंग डिग्री होल्डर को अपॉइंट कर सकते हैं हम लोग वेंटिलेशन ऑफिसर डिग्री 2 गैसी सिम में, अगर मंथली प्रोडक्शन उस माइंस का कितना हो, तो 10,000 टन, 12,000 टन, 15,000 टन, या फिर 10,500 टन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10,000 टन, ठीक है। अगर 10,000 टन से ज़्यादा मंथली आपका ये है, ठीक है, मंथली प्रोडक्शन है, तो उस केस में आपका एक वेंटिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन 58, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ सर्वेयर ऑफ मोर देन वन माइन अनलेस परमिटेड इन रिटर्न, ठीक है। कोई भी पर्सन को सर्वेयर की तरह मतलब अपॉइंट नहीं कर सकते हैं माइंस में जब तक आप परमिशन ना ले ले, किससे, डीवाई डायरेक्टरेट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक है। दूसरा है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या फिर मैनेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से आप जब तक ये नहीं लेते, अपॉइंटमेंट नहीं लेते, तब तक आप सर्वेयर की तरह ऐसे अपॉइंट नहीं हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा माइंस में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस माइंस का भी हम सर्वे करें और इस माइंस का भी हम सर्वे करें, तो दोनों माइंस में आप लोग तब तक ये नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग दोनों के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन ना ले ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 59 नंबर, इन अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर, अंडरग्राउंड माइंस में कितना सर्वेयर का रिक्वायर होगा, अप टू एवरेज मंथली आउटपुट एक्सीडिंग 8,000 टन, अगर 8,000 टन से ज़्यादा अगर मंथली आउटपुट होगा तो एक, ठीक है, या 8,000, या फिर वन मोर सर्वे फॉर एवरी 15,000 आप आर्डर दे रहा हूँ, अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उस केस में एक, ठीक है, या फिर इन कैलकुलेटिंग आउटपुट वन हाफ ऑफ द आउटपुट फ्रॉम डिप्लेयरिंग ऑपरेशन शेल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर 8,000 से ज़्यादा है तो 1,000, और अगर हर 15,000 से ज़्यादा है तो फिर और एक एडिशनल एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितना क्वेश्चन है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। चलिए 62 क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन। आपका आता है 60 नंबर क्वेश्चन, इन अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। अंडरग्राउंड माइंस में विथ एवरेज मंथली आउटपुट इज 12,000 टन, अगर मंथली एवरेज आउटपुट 12,000 टन है फ्रॉम डेवलपमेंट एंड 18,000 टन फ्रॉम डिप्लेयरिंग, 18,000 टन है डिप्लेयरिंग में, तो हाउ मेनी सर्वेयर विल बी रिक्वायर एज पर रेगुलेशन नंबर 34 ऑफ द सीएमआर 2017। तो उस केस में आपका कितना सर्वेयर का रिक्वायरमेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। अगला है आपका 61 नंबर, इन अ मैकेनाइज ओपन कास्ट एवरेज मटेरियल हैंडेड पर ईयर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर इज 16 मिलियन, हाउ मेनी सर्वेयर विल बी अपॉइंटेड एज पर सीएमआर 2017 रेगुलेशन नंबर 34, 4, 5, 6, 7। तो देखिए अगर ऐसा है कि आपका लास्ट 3 साल में अगर 16 मिलियन से ज़्यादा का प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, तो इस केस में आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग का कम से कम 7 सर्वेयर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल, ठीक है, आपका इनमें से कौन ऑफिशियल है, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, डस्ट सैंपलिंग इंचार्ज।
या फिर ये तीनों, या फिर ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑल ऑफ दिस। देखिए आप लोग का ओवरमैन तो आप लोग को पता है कि ऑफिशियल होता है, माइनिंग सरदार भी पता है ऑफिशियल होता है, डस्ट इंचार्ज भी ऑफिशियल होता है, ठीक है, और सर्वेयर भी तो, और वेंटिलेशन ऑफिसर, ये सब भी तो ऑफिशियल ही होते हैं। तो इसका आंसर का भी अगर ऐसा हो तो आप लोग ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया आप लोग देखें कि हाँ ये तीनों तो होते हैं, मार दिए ठीक है चले गए। एक बार क्वेश्चन का ऑप्शन को सारा को पढ़िएगा कि क्या पूछा है, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ गाइस टोटल कंप्लीट हो गया हम लोग का 62 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक का, ठीक है। और अब आप लोग का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोशिश करेंगे कि हम मेरा जितना हो जाए, मतलब 5 से लेके हम कोशिश करेंगे 10 तक, मतलब जितना मैक्सिमम हम अपना कवर अप कर सके आप लोग का कम टाइम में रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो गाइज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी ऐसी वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन हम देते रहें और आप लोग को मिलता रहे, और एग्जाम प्रिपरेशन में आप लोग को हेल्प हो। और साथ ही साथ हम लोग एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग सारा सिलेबस 10 दिन में कवर करेंगे, क्योंकि आज से हम लोग एग्जाम में टोटल 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आप लोग का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हो सके। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू।